ओके सर, वेव में देखिए, वेव में प्रीवियसली हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जो था क्या, डॉपलर इफेक्ट। ठीक है सब लोग यार, कोई चलो कोई बताओ यार, कब हमें डॉपलर इफेक्ट देखने को मिलेगा? प्राइम कंडीशन बताओ यार, कोई बताए डॉपलर इफेक्ट कब देखने को मिलेगा? प्राइम कंडीशन, एक सोर्स है और एक ऑब्जर्वर है। जब उन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है। सिर्फ रिलेटिव मोशन, ऐसे नहीं काम चलेगा यार। प्राइम दोनों के बीच कंडीशन, में का डिस्टेंस चेंज हो रहा होगा तब। उनके बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन है, ये सेपरेशन चेंज होना चाहिए। और एक काम की बात क्या बताई थी कि ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। अगर मैं अप एरो बोल दूं इस तरीके से, तो इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आप बोलोगे कि सर थोड़ी देर में तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, डिस्टेंस चेंज हो गई। वो थोड़ी देर बाद होगी। एट दिस इंस्टेंट इस वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में नहीं है, तो इस इंस्टेंट पर ये सेपरेशन चेंज नहीं करना चाहता है। तो ये दोनों ही पॉइंट डॉपलर के सबसे मेन थे। फिर मैंने बताया था कि डॉपलर में कब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और कब वेवलेंथ चेंज होती है, बताओ। आंसर करिए भाई साहब। When observer is moving, then wave. ओके, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग, तब क्या सिचुएशन आती है? Frequency change. ओके, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। आयुष और बताएं देन। उस टाइम वेवलेंथ नहीं चेंज होती। ओके, उस टाइम पे वेवलेंथ चेंज नहीं होती। वेरी गुड। और फिर उसके बाद फिर कब चेंज होगी? When source is moving, then wavelength decreases, therefore frequency changes. ओके, वेवलेंथ चेंजेस नॉट डिक्रीजेस, द टर्म इज चेंजेस। वो अपन देखेंगे कि क्या सिनेरियो हो रहा है। मतलब अगर ऑब्जर्वर के साइड मूव हो रहा है तो उधर पर वेवलेंथ कम हो रहा होगा, और अगर ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है फॉर ऑब्जर्वर 2, तो वहां पर वेवलेंथ बढ़ रहा होगा। यार तुम लोग को पता होता है यार, बट आंसर नहीं किया करते हो। बहुत ही गंदा बिहेवियर है यार ये। जब कुछ पूछा जाए तो एटलीस्ट कोई स्टूडेंट तो आंसर करे ही ना। सब एक दूसरे का वेट करते हो, ठीक है कोई तो बोल देगा। ये जो हैबिट है ना यार, ये चेंज करो थोड़ा, कोई तो बोल देगा। चले, फिर हमने डॉपलर पे हमने शॉर्ट मेथड देखा, डायरेक्ट फॉर्मूला हम डायरेक्टली जज कर सकते हैं डॉपलर को। फिर डायरेक्ट रिलेशन दिया, और उसके बहुत सारे केसेस देखे थे कि कब किस सिचुएशन से कैसे फॉर्मूला बनाना है, क्या क्या बातें थी, वो सारे केसेस डिस्कस किए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर किसी को प्रीवियस लेक्चर में कोई सेक्शन नहीं समझ आया तो पूछ लो यार, आई विल एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर सेक्शन। अगेन यार, डॉपलर में प्रीवियस लेक्चर में अगर कोई टॉपिक कोई सेक्शन नहीं समझ आया तो बता दो, मैं फिर से उसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, सो एक्सपेक्टिंग कि आप लोग को सारा कुछ समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट जो आज हम डिस्कस करेंगे, डॉपलर इफेक्ट इन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो डॉपलर किस तरीके से देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है, सो इट्स डॉपलर इफेक्ट इन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ऑफ साउंड मतलब रिफ्लेक्शन में देखिए किस तरीके से डॉपलर इफेक्ट देखने को मिलेगा, समझते हैं इसे। तो समझे किस तरीके से। सपोज हम बात करते हैं कि सोर्स क्या हो रहा है, अप्रोच कर रहा है ऑब्जर्वर को। ठीक, अच्छा सपोज एक कार है, कार एक हॉर्न ब्लो कर रही है और वहां पर एक ड्राइवर है। ठीक है, सो यार सोर्स क्या है? ये कार है। ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर उसका ड्राइवर है, या उस पर बैठे हुए बाकी लोग हैं, बाकी पैसेंजर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्टली जो सोर्स है वही तो ऑब्जर्वर है ना।
ऑब्जर्वर कहीं दूर थोड़े है, वहीं पर है ना। ये बात समझा या नहीं? यस सर। हाँ, दूसरा पॉइंट है कि मे बी वो क्या हो सकता है, दूर हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये कार हो, दो कार जा रहे हैं और ये हॉर्न ब्लो करे, ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर बन जाएगा हमारा, या फिर ये हॉर्न ब्लो करेगा और ये ऑब्जर्वर बन जाएगा। लाइकवाइज सिनेरियो हो सकते हैं। तो दो केसेस यहाँ पर बन सकते हैं, क्या? व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर सेम, सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर सेम, दोनों सेम कार पे ही है। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सपोज ये एक वॉल है, ये वॉल है, और हम मान रहे हैं कि ये कैसी है, प्योर रिफ्लेक्टिंग है। कैसी है? मतलब हम लॉसेस वगैरह की बातें अभी नहीं करने वाले हैं, ओके। और यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक कुछ v नॉट स्पीड से जा रहा है, बट हमें पता है कि ये हमारा ऑब्जर्वर है और यही हमारा क्या है, सोर्स। सो मैं पहला केस मान के चल रहा हूँ कि यही सोर्स है और यही क्या है, ऑब्जर्वर है। दोनों ही किस स्पीड से चल रहे हैं, v की स्पीड से चल रहा है। तो फिर मैं v नॉट टर्म हटा देता हूँ, सिर्फ क्या लिख लेता हूँ, v नॉट। तो पहली लाइन मुझे ये पता चली कि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों की स्पीड क्या है, v, एंड स्पीड ऑफ साउंड क्या एज्यूम करते हैं अपन, u। अब होगा क्या कि हमें डॉपलर देखना है ना, तो डॉपलर मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज। सो मान लेते हैं कि इसने कुछ एफ नॉट फ्रीक्वेंसी जनरेट की। अब होगा क्या, ये वॉल पे पहले डॉपलर फील होगा ना, क्योंकि वॉल और इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और फिर रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका मतलब दो पार्ट हो गया ना, पहले वॉल क्या करेगा, ऑब्जर्वर बनेगा, फिर वॉल क्या बन जाएगा, खुद सोर्स। तो नंबर 1, वॉल एज ऑब्जर्वर, क्या, वॉल एज ऑब्जर्वर। तो क्या सिचुएशन आ जाएगी, ये वॉल बना, ये बन गया हमारा क्या, ऑब्जर्वर, और ये कार क्या बन गई जो v स्पीड से जा रही है, ये क्या बनी, सोर्स। और ये एफ नॉट कुछ फ्रीक्वेंसी दे रही थी। तो इसका मतलब बताओ यार क्या फॉर्मूला बनेगा, एफ डैश रिसीव्ड बाय दिस वॉल, ये क्या रिसीव करेगा, एफ डैश। बताओ यार एफ डैश क्या बन जाएगा देन, एफ नॉट, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रही है। कौन कम कर रहा है, सोर्स। तो सोर्स अगर कम कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी तो बढ़नी चाहिए, जबकि सोर्स कहाँ होता है फॉर्मूले में, डिनोमिनेटर में। तो हमें माइनस करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, माइनस करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी। बस यार इतना ही सीखना था, ये सीख गए तो यार बहुत ही खुशी हुई मुझे कि u अपॉन u माइनस v होने वाला है यहाँ पर। यार समझ आया कि नहीं, वॉल एज अ ऑब्जर्वर। अब वॉल क्या करेगा थोड़ी देर बाद, सोर्स बनेगा। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन वॉल क्या बन जाएगा, एज अ सोर्स, वॉल एज अ सोर्स। काम की बात ये थी कि हमारा ऑब्जर्वर अभी भी उस कार में है ना, तो वॉल तो हमारा सोर्स है, ये क्या करेगा, एमिट करेगा। इसने रिसीव क्या की थी, एफ डैश, मैंने बताया नो लॉस, नो लॉस मतलब ये एमिट भी क्या करेगा, एफ डैश। लेकिन ये जो अब हमारा सोर्स था वो क्या बन गया हमारा, ऑब्जर्वर। तो वो भी तो चल ही रहा है ना कार के साथ में v से। तो इसका मतलब अब ये जो ऑब्जर्वर रिसीव करने वाला है, ये जो रिसीव करेगा वो हो जाएगी कुछ एफ डबल डैश, क्लियर। तो एफ डबल डैश क्या हो जाएगी, एफ डबल डैश ये हो जाएगी। अब किस फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे, एफ नॉट को चेंज करा दोगे क्या, नहीं, एफ डैश। एफ डैश को चेंज कराएंगे, एफ डैश विल चेंज एज। अब देखो क्या हो रहा है, ये हमारा क्या बन गया, सोर्स। क्या सोर्स मूव हो रहा है क्या, नहीं सर। नहीं। तो सोर्स मूव नहीं हो रहा है,
ऑब्जर्वर मूव हो रहा है और वो पास आ रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो क्या करेंगे? प्लस वी। प्लस वी। सो ये हो जाएगा u प्लस वी अपॉन u। ये हो गई। बट यार मुझे पता है ना कि आर एफ डैश क्या है, ये एफ नॉट टाइम्स u बाई u माइनस वी, और ये कितना है? u प्लस वी बाई u। तो u कैंसिल और डायरेक्टली आ गया कि फाइनल एफ क्या फील होगा, वो होगा एफ नॉट टाइम्स u प्लस वी अपॉन u माइनस वी। कोई डाउट क्या? यार क्लियर है या नहीं? यस सर। Yes, sir. अब क्या ये हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या? नहीं, हम हमेशा कैसे थॉट देंगे? इस तरीके से। बट डायरेक्ट लिखने का भी तरीका है, मैं सिखा रहा हूँ। बट मैंने क्यों आपको अलग अलग सिखाया, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में रिफ्लेक्टेड का डॉपलर नहीं पूछता, क्या पूछ लेता है? व्हाट फ्रीक्वेंसी द वॉल विल लिसन और वॉल विल ऑब्जर्व, तो मतलब ये वाली ऑब्जर्व करेगी। और व्हाट फ्रीक्वेंसी द वॉल विल इमिट, सो डेफिनेटली यही क्या करेगी? ऑब्जर्व करेगी, और यही Emit कर. एमिट करेगी। तो ये हो जाएगा absorbed by wall and emitted by wall भी यही रहेगी। क्या रहेगी? emitted by wall। ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी यही रहेंगी, ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान देना। तो अपन डायरेक्ट मेथड के बारे में सोचते हैं, क्या डायरेक्ट कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्ट मेथड। रिफ्लेक्शन में अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो अगर डायरेक्ट सॉल्व करना है, सो कंसिडर द separation change, consider the separation change with respect to the reflector। क्या? with respect to the reflector। इस केस में, हमारे केस में क्या है? वो वॉल। तो देखना, डायरेक्ट मेथड समझना, ये वॉल है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, और यही हमारा क्या है? सोर्स भी है। मान लेते ये v स्पीड से कुछ जा रहा है। अब समझना, विद रेस्पेक्ट टू वॉल कहने का मतलब क्या है, कि दो पार्ट माइंड में चलने चाहिए। नंबर वन, विद रेस्पेक्ट टू वॉल सोर्स क्या ट्राई कर रहा है? डिस्टेंस कम करें। कम करने का ट्राई कर रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है। बढ़ा बढ़ा रहा है। और ऑब्जर्वर भी क्या कर रहा है? डिस्टेंस ऑब्जर्वर भी कम कर रहा है, तो वो भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है। बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? आपको ऐसा केस बनाना है जिसमें ये दोनों सिनेरियो बढ़ा रहे हो। तो इसका मतलब एफ डैश क्या आ जाएगा आपका? एफ न्यू या एफ फाइनल से वो क्या आ जाएगा? एफ नॉट। अब देखो, अगर सोर्स ऑब्जर्वर बढ़ाएगा तो ऊपर प्लस करेंगे। प्लस करेंगे, अपॉन अगर सोर्स बढ़ाएगा तो माइनस करेंगे। आ गया कि नहीं यार? एक बार में यस सर। समझा कि नहीं यार डायरेक्ट मेथड? यस सर। ठीक है, सो डेफिनेटली आप लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया चीज है ये। क्लैरिटी होना चाहिए डायरेक्ट मेथड में। क्या करना है डायरेक्ट मेथड में? बस ये ध्यान दो, ये ध्यान दे लिया तो काम बन गया बस। क्या? सेपरेशन किसके रेस्पेक्ट में देखना है? वॉल के रेस्पेक्ट में, और लिख लोगे। फिर भी मैंने बताया कि इसे इग्नोर नहीं कर देना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में सिर्फ वॉल के बारे में भी पूछ लेता है। तो ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली लिख दिया कि हाँ डायरेक्ट हमें आ गया। मेथड भी पता होना चाहिए कि ये ऑब्जर्व करेगा और ये फिर बाद में एमिट भी करेगा उसे। क्लियर ना? ओके, तो पहला केस हमने क्या पढ़ा था कि जब ऑब्जर्वर और सोर्स सेम है। तो चलो बदल लेते हैं कि कुछ फर्क पड़ेगा क्या? व्हेन ऑब्जर्वर एंड सोर्स आर डिफरेंट, तब क्या होगा? इसका मतलब
दोनों अलग अलग होंगे। तो केसेस बना लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ये क्या है, ये है सोर्स, और ये है क्या, ऑब्जर्वर। ये रुको, ऑब्जर्वर को पीछे बना लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट एक और अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर। ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, ये वॉल है। अब बताओ इसका मतलब क्या होगा, विद रेस्पेक्ट टू वॉल सॉल्व करेंगे, ध्यान है ना। दोनों डिस्टेंस करेंगे? कम करेंगे, ट्राई करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। सो विद रेस्पेक्ट टू वॉल, विद रेस्पेक्ट टू वॉल, सोर्स क्या ट्राई करने वाला है, डिस्टेंस को कम करेगा, डिस्टेंस को कम करेगा, सो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेगा। और ऑब्जर्वर क्या करने वाला है, वो भी डिस्टेंस को कम करेगा, तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा एफ डैश, अगर मैं बोलूँ तो एफ नॉट क्या आएगा, ऑब्जर्वर, सो यू प्लस वी ओ अपॉन यू माइनस वी एस। कोई डाउट क्या? नहीं सर। अच्छा, तो ये दोनों अलग हैं, बट कुछ फर्क नहीं पड़ा ना यार, कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं। बट ऐसे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछ लेता है क्या, बीट्स, क्या पूछ लेता है, बीट्स हर्ड। बताओ, बीट्स हर्ड मतलब बीट फ्रीक्वेंसी पूछना चाह रहा है। क्या होती है बीट फ्रीक्वेंसी? डेल्टा एफ। Difference. यस, बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डेल्टा एफ। मतलब उसे पहले तो खुद एक फ्रीक्वेंसी ये वाली सुनाई देगी, और एक क्या सुनाई देगी, रिफ्लेक्ट होके। तो उसको वो हॉर्न थोड़ा सा म्यूजिकल फील वाला सुनाई देगा, मतलब उसमें अप्स एंड डाउन सुनाई देंगे। एक तो हाई पिच वाला सुनाई देगा और एक लो पिच वाला। तो ये वाला लो पिच होगा जो डायरेक्ट उसके पास आ गया, जो रिफ्लेक्ट करके आएगा वो हाई पिच का होगा। समझा? बट बहुत अच्छा डॉपलर इफेक्ट क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि रियल में ये प्योर रिफ्लेक्टर नहीं होता। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर इसने 100% इंटेंसिटी ली तो रिटर्न कितना किया, 60%, तो फेड हो जाएगा साउंड। बट अच्छी बात ये है कि फ्रीक्वेंसी चेंज तो डेफिनेटली होगा ही होगा, मतलब म्यूजिकल डिफरेंस जो है वो आएगा ही आएगा। ओके सर, हाँ पूछे। जब तक वो वॉल से साउंड रिफ्लेक्ट होके नहीं आएगा, पहले ही ऑब्जर्वर को कैसे हाई पिच का मिलेगा? नहीं, पहले एक लो पिच का मिलेगा, ये सोर्स तो हर डायरेक्शन में साउंड क्रिएट करता है ना, ओके ओके। तो एक तो साउंड तो पीछे पहुंच ही जाएगा ना। और साउंड की स्पीड इतनी ज्यादा होती है, समझना कि वॉल थोड़ा पास में होनी चाहिए, रिफ्लेक्टर्स पास में होने चाहिए। तो अगर रिफ्लेक्टर विद इन 17 मीटर रेंज है तो 0.1 सेकंड से पहले ही उसके पास पहुंच जाने वाला है। तो 0.1 सेकंड बहुत कम होता है, माइंड हमारा उसे डिफरेंशिएट करेगा ही नहीं। तो उसको बेसिकली दोनों टाइप के साउंड सुनाई देंगे अगर आसपास पे वॉल वगैरह ज्यादा है। ठीक है, यस सर। बीट फ्रीक्वेंसी तो यार आप समझ गए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1। F2 मतलब अभी देखा है F नॉट है, वो अभी देखा U प्लस वी नॉट अपॉन U माइनस वी एस, और क्या कर देंगे -1। समझ आया कि नहीं? अरे F नॉट कॉमन ले लिया ना, समझा? F डैश माइनस F इनिशियल किया ना। हाँ, बाद वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ना। हाँ एक्चुअली हमें मैग्नीट्यूड देखना होता है, टेंशन नहीं लेना, हमें हमेशा इसका मैग्नीट्यूड ही देखना होता है। तो चाहे F1 करो F2 करो, बाद में आपको प्लस ही कंसिडर करना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं ले आओगे ना। यस सर। इवन चेंज भी एक बीट फ्रीक्वेंसी है, तो हमेशा पॉजिटिव ही बोलेंगे उसे। अगर थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, प्रीवियस वाले केस में क्या था, अगर दोनों सेम है, देखो यहाँ पर अगर दोनों सेम है तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, बीट। सो u प्लस वी बाई यू माइनस वी, -1 करोगे जब आप, तो यहाँ पर -1 में ऊपर क्या आएगा, -u प्लस वी, और कट जाएगा u। तो आंसर क्या आ जाएगा आपको, ऐसा आएगा 2v बाई यू माइनस वी। समझा? हाँ सर। तो वो अब यार एज पर द क्वेश्चन है, क्या लर्न करने की जरूरत है क्या, 2v बाई यू माइनस वी लर्न करने लगो? नहीं, नहीं सर। आपको ये लिखना सिखा दिया यार, अब आप खुद से करेंगे, v1 v2 अगर सेम है तो कर लेंगे।
तो ये मैं अब यहाँ पे अब एलसीएम लेके सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसे, आप समझ जाओगे, आप अपने हिसाब से कर लोगे। ओके, तो अपने हिसाब से अगर देखें तो आंसर जो नियर अबाउट आएगा वो आएगा, दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, वी नॉट प्लस वी एस अपॉन यू माइनस वी एस। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है। अच्छा, ये मैंने केस लिया कि अभी दोनों अलग अलग है, थोड़ा ऑब्जर्वर को पीछे कर देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये अगर मैं इसे केसेस मान लूँ थोड़ा सा कि एक केस हो गया क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन ये बन जाएगा जो वैसे अलग से करने की कुछ खास जरूरत नहीं है, आप लोग तुरंत समझ जाओगे। ऑब्जर्वर कहीं पीछे जा रहा है तो आप समझ गए ना यार पूरा, और सोर्स आगे की तरफ जा रहा था। क्लियर? Yes, ये वॉल है, तो अपन क्या सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान देना है, विद रिस्पेक्ट टू wall. वॉल। अब बताओ क्या चीजें हो रही हैं, सोर्स क्या ट्राई कर रहा है डिस्टेंस को, डिक्रीज Decrease. तो इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, Increase. इंक्रीज करेगा, जबकि ऑब्जर्वर क्या ट्राई कर रहा है, कम करेगा। Decrease distance. डिस्टेंस को डिक्रीज कर रहा है, सॉरी Increase. ये उल्टा लिख दिया मैंने, Increase. ये इंक्रीज करेगा ना अभी, तो फ्रीक्वेंसी कम डिक्रीज। करेगा। अब देखो, अगर आप इन दोनों के बीच सोचने लग जाते तो एकदम सब गड़बड़ हो जाता ना, यस ये भी सर। दूर जा रहा है, ये भी दूर जा रहा है, दोनों ही क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे। कम कर रहा है। बट याद रहना चाहिए कि हम ये नहीं देखते, हम किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, रिफ्लेक्शन में वॉल। वॉल, रिफ्लेक्टर के रेस्पेक्ट पे देखते हैं। सो मुझे लगता है डॉपलर का ये सेक्शन आपको क्लियर हुआ। सो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एफ डैश आ जाएगा एफ नॉट। ऑब्जर्वर कम करना चाहता है तो वी माइनस यू माइनस वी ऑब्जर्वर, और वो बढ़ाना चाह रहा है तो यू माइनस वी। यस। क्लियर ना, इस तरीके से लिख लेंगे ना आप लोग यार। यस सर। Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया फिर, ठीक है। चाहिए तो यार इस पे थोड़े क्वेश्चन भी कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है, एग्जाम्पल भी चलो एक कर लेते हैं। ऑल तो मैं इसके एग्जाम्पल ज्यादा करवाता नहीं हूँ नोट्स में, क्योंकि जरूरत नहीं है, ये सारे क्या है एग्जाम्पल ही तो है, सिर्फ वैल्यू रख देनी है। ठीक है, यस सर। ओके चलो बात कर लेते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक ले लेते हैं। लेट्स से फाइंड द बीट फ्रीक्वेंसी heard by an observer in between two moving sources ठीक है, तो मान लेते हैं कि दो मूविंग सोर्सेज है और उनके बीच की बीट फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी। सो ये कुछ ऐसा मान लेते हैं, एक ये सोर्स 1 है, ये ऑब्जर्वर है, और ये अपना सोर्स 2 है, ये समझा। सो ये मान लेते हैं कि ये पूरा क्वेश्चन में गिवन है, आपको इसके आगे से सॉल्व करना है। हाँ, कुछ फ्रीक्वेंसी वगैरह भी एज्यूम करनी पड़ेगी, मान लेते हैं स्पीड वगैरह। तो ये आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, मान लेते हैं ये इसके तरफ आ रहा है, स्पीड वगैरह ले लेते हैं, मान लेते हैं ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 30 मीटर पर सेकंड से पास आ रहा है, और ये भी जा रहा है लेट्स से 40 मीटर पर सेकंड से। ये हो गई क्या, ये सारी वैल्यूज हो गई। अभी मान लेते हैं क्या फ्रीक्वेंसी जनरेटेड, तो मान लेते हैं साउंड कितनी फ्रीक्वेंसी का जनरेट हो रहा है, f1 मान लेते हैं क्या है 100 हर्ट्ज, और f2 कितना मान लेते हैं 120 हर्ट्ज लेट्स से। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में इनिशियल अगर ये मूव नहीं कर रहे होते तो बीट कितना मिलता, 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज, यस। बट मूव हो रहे हैं तो f1 भी अलग सुनाई देगा और f2 भी अलग सुनाई देगा, दोनों का डैश निकाल के क्या करना पड़ेगा फिर, बीट फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड यार। सो क्या करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखें क्या हो जाएगा, मैं चेक कर लेते हैं। पहले ये 40 से जा रहा है, ये क्या है
सोर्स और ये ऑब्जर्वर किससे 20 और ये हम बीच में पार्टीशन मान लेते हैं और ये मान लेते हैं क्या ऑब्जर्वर और ये सोर्स। ये क्लियर है? तो बताओ यहाँ पर क्या मिलेगा, ये S1 है या S2? बताओ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे f डैश? डिनोमिनेटर में क्या होगा? U माइनस VO। हाँ u, अभी मान लेते हैं कि सोर्स ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, दूर जा रहा है ना, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करेगा, सो u माइनस p ऑब्जर्वर अपॉन ये क्या होगा, U माइनस ये V। पास आ रहा है तो ये भी U माइनस इंक्रीज करेगा और डिनोमिनेटर में अगर इंक्रीज करना है तो डिनोमिनेटर को कम होना चाहिए। ये हो गया f1। f2 डैश कितना होगा देखें, ऑब्जर्वर इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है सो u प्लस V v ऑफ अपॉन U माइनस VS। इंक्रीज कर रहा है सो ये बस इतना करना आना चाहिए, बाकी तो आपको काम बन जाएगा। अच्छा हाँ, साउंड की स्पीड दे देते हैं, गिवन u मान लेते हैं, u है 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब सॉल्व कर लेते हैं, f1 डैश कितना आ गया, f0 कितना है इसका 100 इंटू u कितना है 340 माइनस u v कितना है 20 अपॉन 340 माइनस 40, ठीक है। f2 कितना होगा, f2 u 340 प्लस ऑब्जर्वर 20 अपॉन 340 माइनस 30, ठीक है। सो ये आ गया, बस अब इसे थोड़ा और कंटिन्यूसली सॉल्व करते रहना है। f1 डैश ये क्या आ गया 100 इंटू कितना आ गया ये 320 अपॉन 300 और f2 डैश कितना आ गया 120 इंटू 360 अपॉन 310। क्लियर? यस सर। समझा? तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं यार, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं कितनी है 150 और ये मान लेते हैं 155, समझा? ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो, बस बुक में आपको इजी कैलकुलेशन नहीं मिलेगी, बुक में आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो क्या आंसर आ गया f1 डैश का 160 160 हर्ट्ज और जबकि f2 डैश कितना आ गया 180। 180। क्लियर ना? समझ आया सबको? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बीट्स, 20 हर्ट्ज। यस, f1 डैश माइनस f2 डैश, और मैंने जानबूझ के इस बार f1 माइनस f2 लिखा जिससे आप ध्यान दो कि मैग्नीट्यूड ही करना है आपको, फर्क नहीं पड़ता कि आंसर नेगेटिव आने वाला है, आपको पॉजिटिव ही लिखना है। तो बीट्स कितनी हो गई 20 हर्ट्ज, जबकि इनिशियल बीट्स कितनी थी 5। देखो इनिशियल बीट्स 5, अगर सब लोग रेस्ट पे होते तो बीट्स कितने सुनाई देते 5। 5। तो फर्क नहीं पड़ता, हमें कैलकुलेट करके निकालना है, तो ये रहे। बताओ यार ओके है या नहीं डॉपलर पे? सर हाँ, अभी ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, बस आपको नोट्स अच्छे से रीड करना है। नोट्स में जितने सारे पॉसिबल अच्छे केसेस थे वो सारे करवा दिए हैं, आप ध्यान देते जाओ, वी की वैल्यूज रखो। बता रहा हूँ एग्जाम में ऐसे इजी वैल्यू नहीं होती हैं, तो शीट सॉल्व जरूर करना, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वैल्यूज कैसे डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन वगैरह आपको आना चाहिए। डन? यस सर। अच्छा, अब मैं फिर से बात कर रहा हूँ कि कुछ बुक्स में मिल जाता है लाइट का भी क्वेश्चन, ऐसा जरूरी नहीं कि ये चैप्टर पे डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट पढ़ना ही है। यूजुअली टेस्ट वगैरह पे आपको क्वेश्चन नहीं होंगे डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट के, बट शीट वगैरह में बुक वगैरह में सॉल्व करते समय मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं किसे, डॉपलर इफेक्ट इन डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। ओके, लाइट में भी सेम चीज होगा, डॉपलर इफेक्ट देखने को मिलेगा।
तो लाइट के लिए क्या करते हैं, लाइट में बताओ फ्रिक्वेंसी की ज्यादा बातें करते हैं या वेवलेंथ की? वेवलेंथ। वेवलेंथ। यार बहुत सोचते हो यार तुम लोग, तुरंत नहीं आंसर कर पाते। ऑफ कोर्स वेवलेंथ की ज्यादा बातें करते हैं। तो फ्रिक्वेंसी तो ठीक है, बट हम वेवलेंथ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो कैसे देखते हैं, फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, एफ डैश विल बी एफ नॉट रूट ओवर, वहां पर रूट था क्या? नहीं, यहाँ पर रूट आ जाता है, सी प्लस माइनस वी अपॉन सी प्लस माइनस वी। अब आप सोचोगे अरे सर ये तो कैंसिल आउट हो गया। हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा ना कि दोनों प्लस रहेंगे, चेंज हो सकते हैं ना, समझा? तो मैं इसे माइनस प्लस ऐसे लिख देता हूँ। कोई डाउट क्या है, ताकि आपको ये ना लगे कि कैंसिल हो जाने वाला है। ओके, क्लियर? ओके, तो सी प्लस माइनस और ये, अब यहाँ पर समझ जाए सी क्या है। Speed of light. यस, वहां पर यू होता था, यू क्या होता था? हाँ, ओके। अब और वी क्या है? वी को यहाँ पर ऑब्जर्वर या फिर सोर्स क्या माने? दिक्कत ये है कि वो जो लाइट सोर्स है ना, वो ही हम प्रेडिक्ट करते हैं कि लाइट सोर्स क्या है। तो यूजुअली क्या होता है लाइट के केस में, क्या होता है, हम ऑब्जर्वर है ना, और ये है, मान लेते हैं आपकी तरफ 30 से आ रहा है और आप इसकी तरफ किससे जा रहे हैं, 20 से, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, 50। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑब्जर्वर खुद की स्पीड देखता ही नहीं है, क्योंकि हम ही ऑब्जर्वर होते हैं। तो हमें पता नहीं होता है कि हमारी भी कोई रिलेटिव स्पीड है क्या विद रिस्पेक्ट टू गैलेक्सी। तो वो हमें नहीं पता है कि अर्थ, जैसे सपोज हमारा अर्थ है, ये सोलर सिस्टम है, ये पूरा सोलर सिस्टम भी तो हो सकता है यहाँ फ्लोट करके आगे जा रहा है, तो हम पता नहीं लगा पाएंगे। बट यहाँ पर एक स्टार है, आपने देखा अच्छा स्टार के रेस्पेक्ट में ये है हमारी डिस्टेंस, अब आपको पता है ये स्टार वही है, और अब आपने थोड़ी देर बाद देखा तो डिस्टेंस हो गई ये। समझ आया कि नहीं? तो यार अब ये नहीं बता सकते हो कि ये स्टार चल रहा है या आप भी चल रहे हो। भाई समझ आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ यार, यूनिवर्स में हम ये नहीं बता सकते कि यार हमारा सोलर सिस्टम भी फ्लोट कर रहा है आगे की तरफ या सिर्फ वो स्टार्स की पोजीशन चेंज हो रही है। तो थ्योरी यही कहती है कि सब चीज की पोजीशन चेंज हो रही है, मतलब सॉरी, हमारी भी चेंज हो रही है और स्टार की भी चेंज हो रही। तो यार अब ये बता पाना टफ है कि इसकी 20 है और हमारी 30 है, या फिर इसकी 30 है और हमारी 20 है। समझा? तो हम मैक्सिमम क्या बता सकते हैं कि हम दोनों के बीच का रिलेटिव सेपरेशन कैसे चेंज हो रहा है, तो रिलेटिव ही बता सकते हैं। तो इन द केस ऑफ लाइट हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वर एंड सोर्स नहीं बताते। समझ आया कि नहीं? हाँ, मुझे पता है यार सब भूल तो जाओगे ही, अगर मैं लिखूं नहीं यहाँ पे तो भूल जाओगे, और इतना सारा मैं लिख तो नहीं सकता पूरा गैलेक्सी के बारे में, तो मैं सिर्फ सिंपल लिख देता हूँ कि यहाँ पर वी का मतलब क्या है, रिलेटिव स्पीड बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। क्लियर? Yes. अब कोई मेरे से कल रीजन मत पूछने लगना, बता चुका हूँ रीजन। ठीक है, वापस आते हैं। तो आइडिया एकदम सिंपल है, क्या कि यार आपको पता है ना कि जनरली क्या ये स्पीड लाइट की स्पीड से होगा क्या? तुम लोग को मतलब सोचने वाली बात है, क्या हमारा सोलर सिस्टम लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा? डेफिनेटली नहीं, बहुत ही स्लो ट्रेवल कर रहा होगा। या फिर भूल जाओ, चलो कोई भी ट्रेवल वगैरह भूल जाओ, सिंपल सी बात है, अगर भी लाइट के कंपैरिजन पे तब तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर वी सी से बहुत ही छोटा है तब फिर हम अप्रोक्सीमेट करेंगे। समझा कि नहीं? यस सर। हाँ, तो पहले निकाल लेते हैं क्या वेवलेंथ के बारे में।
पहले निकाल लेते वेवलेंथ, क्योंकि उसी का क्वेश्चन पूछा जाता है। बिकॉज v इज इक्वल टू क्या होता है, एफ लेमडा। फॉर लाइट अगर मीडियम वगैरह चेंज नहीं हो रहा तो c इज इक्वल टू एफ लेमडा होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा आएगा ना इन एनी पर्टिकुलर मीडियम। यार बताओ भाई। Yes. तो जो f का रिलेशन आएगा उसका उल्टा होगा क्या, लेमडा। तो मतलब फॉर्मूला तो लेमडा के लिए भी नहीं बदलने वाला। लेमडा डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, लेमडा। और हमें पता ही नहीं है कि प्लस माइनस कब करना है अभी के लिए, तो अपन वैसे ही लिख सकते हैं। अब अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे अप्रोच करेंगे। क्या देखें, क्या अप्रोच करेंगे। अब देखें क्या अप्रोच करेंगे। मान लेते हैं कि जो दो ऑब्जेक्ट हैं लाइक अर्थ और एक स्टार, उनके बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये देखना है ना। अगर कम हो रहा है मतलब वो पास आ रहा है, बढ़ रहा है मतलब दूर जा रहा है ना। सो अब देखें, इफ relative separation is increasing, मतलब बताओ क्या होगा। यस, रिलेटिव सेपरेशन इंक्रीज का मतलब ये है कि डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। और फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो वेवलेंथ, increase, तो भाई वेवलेंथ इंक्रीज करने के लिए देखो क्या फॉर्मूला बनाओगे, बताओ क्या बनाओगे। लेमडा डैश, लेमडा c रूट, plus upon c minus. वेरी गुड यार, समझ गए आप लोग। c प्लस अपॉन c माइनस वी। कोई डाउट क्या इसमें, किसी को बताओ, समझा। अरे भाई बताएं। हाँ, तो वेवलेंथ बढ़ गई ना। तो सोचो अगर ये विजुअल रेंज में वेवलेंथ आ रही होती तो बढ़ के कहाँ जाती है, किसकी तरफ, रेड या वायलेट। वायलेट, अरे रेड रेड। रेड है यार। बिकॉज वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग, सो इसका मतलब अगर वेवलेंथ इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये कि किस तरफ मूव करेगी, it will move towards red, it will move towards red। so इसलिए इसे क्या बोलते हैं कि ये वेवलेंथ रेड की तरफ मूव होगी। इसलिए इस फिनोमेना को क्या, रिलेटिव सेपरेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो इस फिनोमेना को क्या कलर से रिप्रेजेंट करेंगे, रेड। so इस सेटअप को बोलते हैं रेड शिफ्ट, समझा। so it is called red shift, called red shift। समझ आया या नहीं। अब देखना काम की बात, समझा रहा हूँ। अच्छा, मूवीज में आपने देखा है ना एक सुपरनोवा टाइप कुछ भी, या गैलेक्सीज में ऐसा कलरफुल पेंटिंग दिखा देते हैं आपको, एकदम स्टार्स वगैरह का एक कुछ भी आपको कलरफुल दिखा देते हैं। पता है उसमें वो कलर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो यही चीज रिप्रेजेंट करते हैं that this section of galaxy either it is moving or it is moving away towards, समझा। तो जो चीजें ब्लू रेंज में जा रही होती हैं वो किस तरफ होती हैं, हमसे दूर जा रही होती हैं। और जो, एक सेकंड सॉरी उल्टा, हमसे दूर जा रही हैं तो रेड तरफ जाएंगी। तो जो ब्लू वाली हैं वो टुवर्ड्स अस हैं, और जो रेड टाइप के कलर्स हैं वो दूर जा रहे हैं, समझा। तो हाँ क्या सर। क्या रियल में वो रेड और ब्लू ऐसा कुछ है क्या, नहीं। वो जो गैलेक्सी का वो जो कलर बनाते हैं दैट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, ओके।
रियल में ऐसे कलर की नहीं है वो गैलेक्सी वगैरह वैसा कुछ जो मूवीज में दिखाते हैं, दैट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, इफ रिलेटिव सेपरेशन इज डिक्रीजिंग, तो आप समझ गए हैं, पूरा डिटेल करने की जरूरत है क्या? चलिए फिर भी लिखना तो पड़ेगा ही। इफ रिलेटिव सेपरेशन इज डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग मतलब समझ गया ना, दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर, तो डिस्टेंस कम हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, सो देन वेवलेंथ decrease. डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? C plus upon minus अरे C minus upon C. plus वेरी गुड यार, समझा यार सबको? इट इज कॉल्ड बिकॉज वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, सो क्या बोलेंगे इसे? इट इज कॉल्ड ब्लू शिफ्ट। समझा? बिकॉज लैम्डा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होगा तो किस तरफ शिफ्ट होने वाला है? वो ब्लू की तरफ, अगर विजिबल रेंज में हम प्रेडिक्ट करें तो। समझा या नहीं यार ये दोनों चीजें? हाँ यार सर। बताओ। yes अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। अभी आपसे अगर क्या पूछ ले डेल्टा लैम्डा दोनों ही केसेस में, तो क्या हो जाएगा? अगर मैं बात करूं रेड शिफ्ट है तो डेल्टा लैम्डा क्या होगा? रेड शिफ्ट है तो डेल्टा लैम्डा, लैम्डा क्या हो गया? रेड शिफ्ट है मतलब बढ़ गया है, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। और अगर ब्लू शिफ्ट है तो लैम्डा माइनस Lambda minus lambda. बस बहुत ही सिंपल, लैम्डा माइनस लैम्डा डैश, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि वेवलेंथ ऐसा चेंज भी पॉजिटिव ही लेके आने वाला है। अब काम की बात आते हैं, एक इम्पोर्टेंट सिनेरियो देख लेते हैं। क्या इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट क्या है देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इफ रिलेटिव सेपरेशन और रिलेटिव स्पीड v is much less than c, तो क्या उसे ऐसा c के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना सही है क्या? नहीं। नहीं। तो अपन क्या लगा देंगे डायरेक्टली? बाइनोमियल। Binomial. तो c ले लेंगे क्या कॉमन, समझना, लैम्डा रूट c क्या ले लें कॉमन, तो क्या बचेगा? 1 प्लस माइनस v बाई सी और 1 प्लस माइनस v बाई सी, दोनों को सॉल्व कर दे। ये क्या है? पावर 1/2 और ये पावर 1/2, इस 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? minus यस, माइनस 1/2। तो ये साइन जो भी होगा वो तो बदल जाएगा ही, डेफिनेटली। क्लियर? अब एक टर्म आएगा v बाई सी और एक टर्म आएगा v बाई सी, और एक क्या आएगा? दोनों का मल्टीप्लाई जाएगा, हाफ v बाई सी और यहाँ पर भी प्लस माइनस हाफ v बाई सी प्लस माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बाई 4। समझा कि नहीं? जब यार v बाई सी ही ऑलरेडी इतना छोटा है तो v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर तो और भी स्मॉल आने वाला है। सो हाफ और हाफ मिलके क्या बन गया? v बाई सी। सो इसका मतलब ये है, ये बन गया 1 प्लस माइनस v बाई सी। 1 मतलब बाहर क्या है? लेमडा, तो लेमडा डैश क्या आ गया? लेमडा 1 प्लस v बाई सी। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो डायरेक्टली डेल्टा लेमडा बता सकता हूं मैं, इट विल बी v बाई सी। सो बिकॉज इतना रिक्वायरमेंट नहीं है इस कैलकुलेशन को पूरा एक्सप्लेन करने की, जो लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं वो समझ गए, जो नहीं कर रहे हैं वो नोट्स में ये फॉलो अप कर सकते हैं कि अगर v बहुत ही कम है देन यू कैन ऑलवेज सॉल्व डेल्टा लेमडा, इट विल बी लेमडा इनटू v बाई सी। समझ आया? क्या ये डेल्टा लेमडा हमेशा कर दोगे क्या? small नहीं सर। No, sir. स्मॉल के लिए ओके। और अगर हमें पूछा गया क्या, ऐसे केसेस में हमसे पूछा गया क्या
डेल्टा लैम्डा डैश रेड शिफ्ट मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हुई है, increase, फ्रीक्वेंसी नहीं, वेवलेंथ क्या हुई है, इंक्रीज हो गई है। सो लैम्डा प्लस क्या आएगा आंसर, डेल्टा लैम्डा। अगर लैम्डा डैश पूछा, ब्लू शिफ्ट तो क्या आ जाएगा, कम हो गई है मतलब लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा। बता यार ये समझ आया या नहीं ये सेक्शन। Yes. yes, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हमारा डॉपलर इफेक्ट वाला सेक्शन कंप्लीट होता है वेव्स में। शीट में डॉपलर इफेक्ट के भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कर लेंगे। शीट में कुछ क्वेश्चन आगे नेक्स्ट टॉपिक के भी मिलने वाले हैं तो अपन वो टॉपिक डिस्कस करते हैं। डॉपलर के क्वेश्चंस आप लोग शीट में से कर लेंगे, आप बहुत ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर आप नोट्स को एकदम बाय हार्ट करके अच्छे से समझ करके सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी होगा सॉल्व करना। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपना लास्ट सेक्शन जो कि 3 पार्ट में है, याद है बताया था मैंने। तो टॉपिक का नाम है क्या, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। क्या, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। अब समझा सुपर पोजिशन का मतलब क्या है, ये वर्ड क्यों ऐड हुआ है, सुपर पोजिशन क्यों बोला, नॉर्मली ऐसा सिंपल क्यों नहीं बोला कि जैसे हमने बोला था 2 SHM ऐड हो जाएंगी तो क्या होगा। तो वहां पर भी याद हो हमने टर्म बोला था कि क्या वर्ड यूज करते हैं, सुपर पोजिशन। ठीक, इसका मतलब ये होता है, क्या होता है लॉ ऑफ सुपर पोजिशन, क्या होता है लॉ ऑफ सुपर पोजिशन, ये बोलता है कि जब भी 2 वेव मिलेंगे क्या होंगे, जब भी 2 वेव मिलेंगे वो एक दूसरे को डिस्टर्ब सिर्फ तभी तक करेंगे जब वो मिलेंगे, अदर देन वो क्या करेंगे अपना मतलब सिंपली मूव हो जाएंगे। तो मैं लिखता हूँ सुपर पोजिशन मतलब क्या है, when two waves interact, और उस इंटरेक्शन को ही क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोज then the resultant डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, हम यूजुअली हमारे सिलेबस में क्या है, कौन सी वेव है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एनर्जी भी हो सकती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मैंने पहले भी बताया ना। तो मैं क्या लूंगा, पिक करूंगा डिस्प्लेसमेंट को। व्हेन टू वेव इंटरैक्ट, सुपर इम्पोज, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर समेशन। वेक्टर मतलब यहाँ पर याद रखेंगे वर्ड क्या, फेजर सर समेशन ऑफ। अच्छा यहाँ पर मैंने 2 वेव लिखा, यहाँ पे 2 और मोर वेव्स भी हो सकता है, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर और फेजर समेशन ऑफ इंसिडेंट वेव्स। क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आफ्टर द इंटरेक्शन बोथ द वेव विल मूव ऑन देयर ओन पाथ, वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगी। सो दूसरी काम की बात क्या है, द वेव्स डू नॉट disturb each other after the interaction both waves move along their original direction। okay, समझ आया कि नहीं यार,
मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 4-5 वेव मिला रहे हो तो जो फाइनल वेव दिखेगी वो क्या होगी, वेक्टर रिजल्टेंट, या फिर दूसरा टर्म क्या है, फेजर रिजल्टेंट दिखेगी। मतलब y जो नेट होगा, रिजल्टेंट होगा, वो क्या होगा, एज अ वेक्टर समेशन ऑफ ऑल, कितनी भी हो वहां पर। समझ आया या नहीं? Yes. क्लियर है? अच्छा, तो इसके 2-3 चीजें हैं। क्या याद है ना आपको फेजर हमने कैसे बनाया था? सपोज एक वेव क्या है 3 साइन और एक वेव है 2 कॉस, तो क्या कैसे बनाएंगे? रिजल्टेंट अगर ये दोनों मिलेंगी तो क्या आएगा, रिजल्टेंट दिखेगा, ये 3 रहा साइन और ये इधर कितना रहेगा 2 2 कॉस, मतलब इधर। तो इनका रिजल्ट निकाल लोगे ना फॉर्मूले से? हाँ सर। अच्छा, प्रॉब्लम, सोचो ये नंबर बहुत ही बड़ा हो, ये 300 है और ये 2 है, तब कुछ काम है क्या इसका निकालने का? नहीं. नहीं सर। नहीं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम फिर नेक्स्ट एजम्पशन मानेंगे कि बेस्ट सॉल्विंग कब होगी, जब ये दोनों क्या हो, Close range. क्लोज रेंज में हो, दूर होंगे बहुत ज्यादा, कोई एक वेव छोटी सी है, कोई एक बहुत बड़ी वेव है, तो इंटरेक्शन दिखेगा ही नहीं आपको। ओके, हाँ सर। तो पहले बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं कि सुपरपोजिशन को फील कैसे कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली देखने का ट्राई करते हैं। तो टू विजुअलाइज इट, बेस्ट वे क्या होता है, टू विजुअलाइज द रिजल्टेंट, to visualize the resultant, solve or move one of the wave relative to the other, क्या relative to the other, क्योंकि अगर एक साथ दोनों मूव कराओगे समझ पाओगे क्या? नहीं। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखना, टेंशन मत लेना, एग्जांपल से एकदम सीख जाओगे क्या सुपरपोजिशन में क्या होने वाला है। देखना एग्जांपल, मैं मानता हूं 2 वेव हैं, ये एक वेव पल्स है, रेक्टेंगुलर ले रहा हूं जिससे कि बहुत समझ में आएगा। समझ आया? ये 2 रेक्टेंगुलर वेव है, ये किस स्पीड से चल रही है, 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, या 2 मिलीमीटर पर सेकंड से चल रही है। किससे ज्यादा हो गया क्या, मिलीमीटर, सेंटीमीटर ले लेते हैं, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये भी वेव क्या आ रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। ठीक है, मान लेते हैं इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 7 सेंटीमीटर। कितना है, 7 सेंटीमीटर, और ये खुद कितने हैं 2 सेंटीमीटर की। कितने? अब क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन ये बनाना है, फाइंड द रिजल्टेंट वेव at 2 सेकेंड, 2.25 सेकेंड, 2.5 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। समझ आया? हमें ये 4 सेट्स ड्रॉ करने हैं कि रिजल्टेंट कैसा दिखेगा आफ्टर दिस गिवन टाइम्स। तो अगर आप दोनों वेव को ऐसे मूव कराने लगे कि ये दोनों कितने पास आ गए हैं, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेट होगा। क्या करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए? अरे भैया कोई पढ़ दो यार, क्या करना चाहिए? एक को दूसरे के रिलेटेड में मूव करना चाहिए। एक को दूसरे के रिलेटिव में मूव करा के सॉल्व करना चाहिए। सो इसका मतलब एग्जांपल की सॉल्विंग के लिए मैं फिर से बोल रहा हूं, टू सॉल्व
टू सॉल्व, इनको नेम दे देते हैं। ये मान लेते हैं कि ये वेव नंबर क्या है 1 और ये वेव नंबर 2। तो किसे सॉल्व करें, लेफ्ट को रोक दे या राइट को, किसी एक को रोक दो। टू सॉल्व स्टॉप एनी वेव एंड चेक the other relative to first wave। समझा? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं बना दूं ऐसा, तो at t is equal to 0, at t is equal to 0, इसकी स्पीड क्या मान ली मैंने, वेव 1 की स्पीड क्या मान ली, वेव 1 की स्पीड क्या मान ली मैंने 0। तो इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 समझा कि नहीं यार सबको, 2 होगी यार। रिलेटिव 4 4 होगी ना, कितनी हो जाएगी रिलेटिव 4। यार ये समझा कि नहीं, अगर यही नहीं समझा तो क्या क्वेश्चन समझाऊंगा मैं आगे, बताओ। Yes. yes sir तो ये आ गया 7 सेंटीमीटर। अभी बताना आराम से, अब हमें क्या चाहिए, एट t इज इक्वल टू 2। तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, इंटू टी, 4 into 2 मतलब कितनी 8 8 सेंटीमीटर ना। सो डेफिनेटली समझना, क्लियरिटी समझना कि 1 वाले को नहीं मूव करा रहा हूँ, सिर्फ कितना मूव कराना है आपको, 2 वाले को कितना मूव कराना है 8 8। सो वेव 2 विल मूव 8 सेंटीमीटर। समझ आया या नहीं यार, बताओ भाई। तो कैसा फिगर दिखेगा, देखना कैसा फिगर दिखेगा, ये वेव 2 थी, इनके बीच गैप कितना था 7। जब वो वेव आएगी तो वो 1 यहां तक आ जाएगी ना यार, ये समझा कि नहीं। ये हुई वेव 1, ये जो मैंने ग्रीन वाली ड्रॉ की ये क्या है, वेव 1 ग्रीन, और ये जो मैंने रेड वाली ड्रॉ की ये क्या है, वेव, 2 ये है वेव 2। तो अब समझो बीच में क्या प्रॉब्लम हुई, इस बीच वाले सेक्शन में, बीच वाले सेक्शन में दोनों वेव पॉजिटिवली ऐड हो गई ना, बताओ। तो ग्रीन वाली जा रही थी आगे, ग्रीन वाली जा रही थी आगे, रियल में अगर देखूं, वापस से रिलेटिव हटा दूं, और रेड वाली जा रही थी इधर और बीच में दोनों क्या हो गई, ऐड हो गई। तो y नेट कितना आ जाएगा, बिल्कुल ऐड हो जाएगा ना। मतलब मान लेते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड कितना है, इसकी हाइट कितनी है, मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, कितनी है। सो डेफिनेटली y1 प्लस y2 आएगा और दोनों ऐड क्या हो जाएंगे, 2 प्लस 2 कितना 4 सेंटीमीटर। सो ऑफ कोर्स ये 2 सेंटीमीटर है, नेक्स्ट भी 2 सेंटीमीटर और आ जाएगा, समझा। तो बीच में फिगर कैसा दिखेगा, बीच में फिगर इन दोनों का समेशन दिखेगा, ये समझा या नहीं। सो दिस विल बी द फाइनल रिजल्टेंट। मैं फिर से एक फिगर बना के बता दे रहा हूँ कि फाइनल कैसा दिखेगा, आपको इस टाइप का फिगर दिखेगा। आप पहचान नहीं पाओगे कि क्या कौन सा वेव है, बट डेफिनेटली एक्चुअली ये वेव आगे जा रहा है और ये वेव पीछे आ रहा है, ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, समझा या नहीं, बताएं। सर वो वैसे ऊपर क्यों कर, अरे वही तो ये बताया कि सारे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाने वाला है, यहाँ के पार्टिकल्स का 2 वेव आ जाएंगी ना इन पार्टिकल्स के पास, इन यहाँ वाले पार्टिकल्स के पास क्या आ जाने वाली है, 2 वेव।
y1 प्लस Right. y2, तो वहां वाले पार्टिकल सीधा 4 पे पहुंच जाएंगे ना। समझ आया? दिस इज योर सुपर पोजिशन एट t=2 सेकेंड। तो ये क्या है? सुपर पोजिशन एट t=2 सेकेंड। समझा या नहीं? बताओ। यस सर। अरे भाई दो वेव हुए, दोनों को ऐड कर देना है। चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। एट कहां पर? एट t=2 2.25. 2.5 सो देन डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो जाएगी? समझना क्या हो जाएगी? v कितना है? 4 v इंटू टी। 4. सो 4 इंटू 2.25 कितना आएगा? 9 सेंटीमीटर। क्लियर है यार? ये समझा कितना आएगा? 9। यस सर। तो इसका मतलब यार फिर से पूरे फिगर बना दूं या अब आप समझ गए इस चीज को कि 9 होगा तो ये 7 और ये 2, मतलब दोनों कहां पर आ जाएंगे? एक दूसरे पे डायरेक्ट आ जाएंगे ना। तो क्या फील आएगा? ये पहली वेव है और ये यहीं पर ही दूसरी वेव आने वाली है। ये आगे जा रही थी और यहीं पर एग्जैक्ट रेड वाली भी आ जाएगी पूरी। समझा या नहीं? Yes, sir. यस सर। क्लियर? तो इसका मतलब y नेट क्या दिखने लगेगा? y1 प्लस y2, मतलब कितना? 2 + 2 4. 4। तो इधर के सारे मॉलिक्यूल कितने हाइट पर आ जाएंगे? 4 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली फिगर आपको पता ही नहीं चलेगा। दो वेव की जगह यहाँ पर क्या दिखने लगेगी? Single. एक सिंगल वेव दिखने लगेगी और ये पूरी वेव आपको ऐसे एज अ फुल डिस्प्लेसमेंट दिखेगा। बस फर्क ये है कि यहाँ पर ऐसी दो वेव्स हैं, मिक्स्ड हैं। यहाँ पर दो वेव्स हैं और वो मिक्स्ड हैं, जिसमें से एक वेव आगे जा रही है और एक वेव पीछे जा रही है। तो आप बता नहीं सकते हो कि आप कौन सी वेव है। तो मैं पूरे में ही ये क्रॉस लगाऊंगा कि एक पूरी वेव आगे जा रही है और यही वो पूरी वेव है जो एक पीछे की तरफ जा रही है। यार समझ आया कि नहीं? सुपरपोजिशन कैसा दिखेगा? ये हाइट हो गई कितनी? Yes. 4 सेंटीमीटर और ये गैप कितना है? 2 सेंटीमीटर। अच्छा पीछे वाले में गैप कितना बचा? इसका मतलब 3, क्योंकि 1 तो उसमें इम्पोज हो चुका है ना। तो ये कितना है? 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। समझा? यार समझा कि नहीं? Yes, sir. Yes. हाँ। Yes. वेव 2 मतलब यार ऐसा टारगेट कर लो कि वेव 2 का ये पॉइंट आपको 8 मूव कराना है। तो ये वो पॉइंट है जो कि बहुत पीछे से कितना मूव करके आ गया है। यहाँ पे बना लेता हूँ कि पहले वो यहाँ था, ये मूव करके आ गया है कितना? 8 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि ये वाला पॉइंट वहीं पर ही है। ये उसका पहले वाला पॉइंट है, ये उसका पहले वाला पॉइंट है। ओके, ये वहीं पर है। ये डिस्टेंस अभी भी कितनी है? 2 सेंटीमीटर है और ये जो गैप है ये 2 सेंटीमीटर है। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट तो आप समझ गया। नेक्स्ट पूरा मुझे लगता है फिर से सॉल्व करने की उतनी खास जरूरत नहीं है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? एट t = 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी 2.5 सेकेंड। क्या हो जाएगी डिस्टेंस कवर्ड? 10 cm. यस, सो डिस्टेंस कवर्ड 4 into 2.5 will be 10 सेंटीमीटर। सो डेफिनेटली अभी क्या दिखेगा? वेव ऐसी दिखने वाली है। और अब ये हुआ है कि ये वो ग्रीन वेव है जो कि इधर जा रही थी, रेड वेव उसे क्रॉस कर गई। तो याद है दूसरी लाइन हमने क्या लिखी थी कि वेव सुपर इम्पोज होने के बाद एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगी, सिर्फ उस समय डिस्टर्ब करेंगी, उसके बाद वो दोनों वेव यूजुअल अपने पाथ पे चले जाएंगे। ओके, तो ये वेव 1 बनी
और ये वेव 2 बन गई। वेव 2 अब पीछे निकल गई और आपको रिजल्टेंट कैसा दिखने वाला है यहाँ पर? यार क्लियर या नहीं? ये पीछे जा रही है और ये आगे, और पूरी हाइट क्या हो गई? 4 सेंटीमीटर। डन? यार समझा या नहीं बताएं यार सब लोग? सुपर पोजिशन ऑफ वेव और एट t इज इक्वल टू 3 देखें अगर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो डिस्टेंस कवर कितनी हो जाएगी? 12. यस, कवर्ड ये हो जाएगी 4 इंटू 3 मतलब 12 सेंटीमीटर। तो अब देखना मैं पूरा फिगर बना देता हूँ। इस बार पूरा फिगर बनाता हूँ। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था मेरा, इन दोनों के बीच गैप कितना था? 7, ये 2, ये स्टॉप है। याद रखना हम जिस तरीके से सॉल्विंग कर रहे हैं इसे इसके पोजीशन नहीं बदल देना है। ये स्टॉप टाइप है। ये किससे आ रही है? 4 से आ रही है। और अभी कितना ट्रेवल किया? ये पॉइंट अगर मैं देखूं तो ये पॉइंट जाएगा 7, फिर 2 और जाएगा, कितना हुआ? 9, और फिर और आगे कितना जाएगा? 15। ठीक है। सो पहला हुआ ये वेव नंबर 1, ये वेव नंबर 2। और देखें अभी कैसा दिखेगा अगर वेव 1 को मैं फिक्स बना रहा हूं। ये वेव 1 है मेरा, तो ये ब्लैक डॉट बता रहा है वेव 1 है और ये वेव 2 है, इस तरीके से। तो देखो फर्क चेंज हो गया, ये वेव 2 बन गया है और ये वेव 1 है। अब वेव 1 जैसे कि ये आगे जाना चाहिए था, वेव 1 कंटिन्यूसली आगे जाता जाएगा, जबकि वेव 2 क्रॉस ओवर करके वापस पहले जैसा निकल गया। तो मेन पॉइंट ये क्रॉस कर जाएगा और ये पॉइंट है ये। तो इन दोनों के बीच में ब्लैक और रेड डॉट के बीच में गैप कितना था? 7, जबकि हमें ट्रेवल कितना करना था? 12। तो कितना रिमेनिंग आया? 5। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 1। समझा? यार बताएं ये क्लियरिटी आई या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो इन दोनों के बीच का गैप अभी हो गया कितना? 5 सेंटीमीटर। पहला था 7, टोटल हो गया 12। रियल में दोनों 2 से जा रहे थे, वो हमने सिर्फ जज करने के लिए 4 लेके सॉल्व किया। रियल में 4 नहीं है, रियल में 4 नहीं है। रियल में ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये भी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो बताया सुपर पोजिशन ऑफ वेव समझ आया कि नहीं? मैं एक बार फिर से पूरे फिगर दिखा रहा हूँ, आप एक बार देख लो। आपको समझ आया कि नहीं बता दो, हम फिर से एक बार डिस्कस कर सकते हैं। ओके, चले पहले ये सेगमेंट देखें, ये समझ में आई लाइन की नहीं, इसका यूज समझ आया या नहीं? देखें क्या आइडिया है, कैसे सॉल्व किया जाता है? बताए कोई? यार कोई एक्सप्लेन करो कैसे सॉल्व किया जाता है। दो वेव में से एक को रेस्ट में पकड़ के दूसरे को एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। हाँ, रिलेटिव में करेंगे। तो इसकी स्पीड 2 थी, इसकी स्पीड 2 थी, तो हमने दोनों मिला के एक को दे दी कितनी? 4। अब इस पे एक डॉट फिक्स कर लो, बस मूव करा दो। तो 2 सेकेंड पूछा इसने, तो हमने मूव कराया तो देखा दोनों सुपर इम्पोज हो गई। दिखी एक वेव ये और एक दूसरी वाली वेव, ये रेड बना देते हैं। समझा या नहीं बताएं? तो ये जो ब्लू येलो और रेड थी वो दोनों मिक्स हो गई, तो जितने सेक्शन में मिक्स हुई वहां पर एम्पलीट्यूड कितना हो गया?
4 ना, तो वेव कैसी दिखेगी? इस तरीके से। बेसिकली यार समझो, बेसिकली समझो, इट इज लाइक कि पार्टिकल ये हो रहा है, तो जितने पार्टिकल यहाँ हैं उनको तो ब्लू वाला 2 भी मिल रहा है और रेड वाला भी 2 मिल रहा है। कितना मिल रहा है उनको? 4। समझ आया कि नहीं क्या हो रहा है एग्जैक्टली? समझा या नहीं? Yes, sir. तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल है ये वाई नेट है। ये वाई नेट कौन सा है? ब्लैक वाला वाई नेट है। वाई नेट किसका है? ब्लैक वाले वेव का। क्योंकि y1 मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये किसका है? ग्रीन वाली वेव का, ये 2। और ये जो अपना 2 है और ये y2 है, ये किस वेव का है? ये रेड वाली वेव का है। तो रिजल्टेंट जो आ रहा है वो हमारा 4 आ रहा है। समझ आया कि नहीं यार? ये क्लैरिटी आया कि नहीं? ये वेव 1 का है और ये वेव 2 का है। ओके है सब लोग को? तो इस लाइन का सिग्निफिकेंस समझ आया? ये जो लाइन लिखी हुई है, यार ये समझा या नहीं? Yes. तो ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर पिक्चर आ जाता है अगर हम एक ट्रायंगुलर वेव को सॉल्व करें। किसको? ट्रायंगुलर पल्स को। देखना और क्लैरिटी आ जाती है हमारे क्वेश्चन में। अगर हम क्या सॉल्व करें, एक ट्रायंगुलर पल्स वेव ले लेते हैं। तो चलो एक ट्रायंगुलर पल्स वेव ले लेते हैं। तो ये हमने ले ली क्या? 2 ट्रायंगुलर पल्स वेव। अब यार ट्रायंगुलर है तो बार बार मे भी डायमेंशंस थोड़े से अलग होते रहे, तो टेंशन नहीं लेने लग जाना है। करे सर ये वेव 1 तो ज्यादा दिख रही है हाइट में, ये वेव 1 है, ये वेव 2 है। हमेशा 2 पॉइंट टारगेट कर लेना चाहिए। स्टार्टिंग वाले पॉइंट से क्लैरिटी आ जाता है। मान लेते हैं क्वेश्चन में आपको दिया है कि इनका हाइट कितना है? 1 सेंटीमीटर। कितना? 1 सेंटीमीटर। जबकि इनका बेस कितना है? 2। मे बी टू द स्केल नहीं है ये, मे बी टू द स्केल नहीं, बट आप समझ जाएंगे कि यही डेटा दिया है। क्लियर है नहीं? यस सर। ओके, अब देखना यार, चलो अब पूछते हैं। मान लेते हैं ये दोनों वेव का स्पीड आपको गिवन है क्वेश्चन में। इन दोनों वेव का स्पीड, ये वेव 1, इसकी स्पीड है 1, ये 1 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये वेव का भी कितना है? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा एक चीज, सपोज अगर मैं अलग अलग कर दूं, एक का 1 कर दूं, एक का 2 कर दूं, क्या कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग में फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। No, sir. 1 + 2 रिलेटिव क्या होगी? 3। आप 3 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर दें। मैं इवन नंबर इसलिए पिक कर रहा हूँ ताकि मुझे टाइम लिखने में थोड़ी सी इजी हो। ओके, सो मान लेते हैं इनके बीच का सेपरेशन कितना है? 3। ठीक है, एक सेकेंड 3, सो 2 सेकेंड 4, मतलब 1 पूरा सुपर इम्पोज होगा। ओके, सो चले सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड दियर रिजल्टेंट, फाइंड दियर रिजल्टेंट at 1.7.5, 2 second, 2.25 या 2.5 सेकेंड। ठीक है, 2.5 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर होगा? 2 हुई रिलेटिव इंटू 2.5 कितना है? 5। ठीक है, सही है, 2.5 सेकेंड। डन। ये सॉल्व करें। चले आप लोग ट्राई करें, 1-2 मिनट का टाइम ले, जल्दी से ये टाइम सॉल्व कर लेते हैं। ये टाइम आप लोग सॉल्व करें, एक बार फिगर आप लोग बनाएं, तो आपको क्लैरिटी आएगी कि आप लोग को समझ भी आया या क्या गलतियां हो रही हैं।
चलो जल्दी से आप लोग ट्राई करें, 1 मिनट का टाइम लें। सबसे ज्यादा इसमें टफ है यही 1.75, इसे सोचें अच्छे से, ट्राई करें। एक बार चेक करेंगे कि फिर क्या गलतियां हुई या क्या सही हुआ आप लोगों से। ओके 1.75 ट्राई करो। चले आई गेस आप लोगों ने बना लिया होगा। यार बताएं बना लिया है क्या? ओके, रिलेटिव स्पीड सॉल्विंग wave 2 with respect to wave 1। क्या कर रहे हैं हम? सॉल्विंग wave 2 with respect to wave 1। सो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 2 1 और 1 2। सो एट t इज इक्वल टू 0, अब हम अगर देखेंगे तो t इज इक्वल टू 0 पर जो हमें दिखेगा वो ये होगा कि ये वेव स्टॉप है, ये वेव स्टॉप है, जबकि ये वेव मूविंग है। ठीक है, सो ये v 0 है और ये वेव पास आ रही होगी किससे? v इज इक्वल टू 2 से 1 + 1 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, इसे मैंने रेड डॉट दिया और इसे ब्लैक, इन दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन कितना दिया है? 3। डन। सो बात करें अगर हम, और ये गैप कितना है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एट नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? t इज इक्वल टू 1.75। डिस्टेंस देखें कितनी आएगी? डिस्टेंस कवर्ड, 3.5। यस, सो डिस्टेंस कवर्ड आ रही है कितनी? 3.5। मतलब मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2 × 1.75, तो आंसर आ रहा है कितना? 3.5 सेंटीमीटर। सो डेफिनेटली 0.5 सेंटीमीटर क्या होगी? ओवरलैपिंग। क्या होगी? ओवरलैपिंग। तो ऐसा आपको फिगर दिखने वाला है, मैं बता देता हूँ। ये बन गया पहला वेव, ये 0.1 है, तो ओवरलैपिंग कहाँ तक? यहाँ तक आ जाएगी क्या? नहीं, मिडल। मिडिल में। ये होगी उनकी ओवरलैपिंग। समझा या नहीं बताएं? यार ये 1 मिनट, अभी ठीक है, अभी समझा यार। ये होगी ओवरलैपिंग। किसी को कोई डाउट है यार इसमें?
ये हो गई वेव 1, ये जो ब्लू वाली बनाई है, ठीक है, और ये आगे जो ग्रीन है ये क्या होगी, वेव 2। कोई डाउट क्या है इसमें? अब देखना रिजल्टेंट क्या दिखेगा वो समझे। रिजल्टेंट दिखेगा ये वाले पार्टिकल को जो 0.5 ओवरलैप हो गए। क्या ये जो पार्टिकल ओवरलैप हुए 0.5 और 0.5 कितना हो गया, ये 1 सेंटीमीटर। और इनका जो मिडल पॉइंट था वो ऑलरेडी था ही यहाँ पर 1, तो 0.5 और बचा। तो मतलब बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि ये वाला जो रिमेनिंग हुआ कितना हुआ, 1.5। ओके, और इधर भी 1.5। तो बेसिकली अगर 0.5 की ओवरलैपिंग हुई है तो वो 0.5 मिस हो जाएगा, क्योंकि दो चीजें मिल के वहां पर 0.5 पर आ गई हैं। अच्छा मेरा मिस्टेक यार, ये बीच की डिस्टेंस 1 क्यों हो जाएगी, रहेगी तो 0.5 ही ना। दो चीजें ओवरलैप हुई हैं, रहेगी तो ये 0.5 सेंटीमीटर ही ना। क्लियर है नहीं, बताएं। हाँ सर। तो अब दिक्कत ये है, जरा पार्टिकल से पूछना है कि फाइनल फिगर कैसा दिखेगा। तो देखो इधर के पार्टिकल को क्या फील आएगा, जो यहाँ पर पार्टिकल थे उन्हें फील आएगा कि इधर से एक वेव आई, तो मतलब वो पार्टिकल कहाँ पर सारे पहुंच जाएंगे, यहाँ। डन। अब इधर से भी एक वेव आई ऐसे, तो ये भी तो इन पार्टिकल को एक्स्ट्रा एम्पलीट्यूड देगी ना। ये भी पार्टिकल को क्या देगी, एक्स्ट्रा एम्पलीट्यूड। कितना, इतना इतना। तो मतलब ये जो ब्लू वाला ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर, फिर ये यहाँ यहाँ यहाँ, लाइकवाइज ऐसे हो जाएंगे ना सारे पार्टिकल। समझ आया? तो इट इज लाइक कि दो ट्रायंगल को फिल करके कहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो ऐसा कुछ फील करना है कि ये हो गया एक ट्रायंगल, ये एक वेव हो गया, और जबकि एक दूसरा वाला वेव भी हो गया, ये जिसे हम ग्रीन या ब्लू दिखा देते हैं, तो ये ग्रीन। समझा? तो ये जो इंटरसेक्शन है ये इतना एक्स्ट्रा आएगा, जो कि कहाँ दिखेगा, ऊपर दिखेगा आपको यहाँ पर। समझा? तो इसका मतलब फाइनल रिजल्टेंट क्या दिखेगा, देखना। फाइनल रिजल्टेंट दिखेगा कितने लोगों ने सोचा था कि ऐसा कुछ आएगा, ये यहाँ तक सिर्फ उन्हें ज्वाइन करने नहीं आया। ये फिगर कितने लोग समझ गए थे कि कितना इंटरसेक्ट होगा? यस सर। Yes. Okay. अब इंटरसेक्ट करने के बाद सिर्फ बचा था क्या, आपका एडिशन। तो ये आएगा कि दोनों वेव जब इंटरेक्ट करके फाइनल बनाएंगी तो ये सेगमेंट दिखेगा आपको यहाँ पर। समझ आ गया या नहीं? दोनों के सर। नीचे के सेक्शन मिलके हाफ हाइट बना देंगे, तो ये हमारी फाइनल वेव दिखेगी। ये वेव नंबर 1 और ये वेव का आधा पार्ट मिलके ये ब्लैक वाला, और ये फिर वापस से ग्रीन। समझ आया? यस सर। ठीक है। तो यार अब इसमें बहुत ज्यादा मैं लॉजिक कुछ नहीं बता सकता, बस बता सकता हूँ कि इस टाइप का डिजाइन आपको वो देखने को यहाँ पर मिलेगा। ओके, सो ये था वेव 1, ये वेव यहाँ से 2, और ये जो इन दोनों का ऐड हुआ है ये हो गया क्या, वाई नेट। चलो ठीक है, ये समझ आ गया, तो बाकी भी थोड़ा सा अप्रोच कर ही सकते हैं। क्या हो जाएगा एट डिफरेंट टाइम, एट t इज इक्वल टू क्या, 2 सेकेंड दिया था ना नेक्स्ट। हाँ, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यस, सो 2 इंटू 2 मतलब कितना, 4 सेंटीमीटर। सो 4 सेंटीमीटर मतलब समझ गए कितना क्रॉस ओवर होने वाला है, एकदम यहाँ तक ना, हाफ तक। क्लियर? हाँ, ये क्रॉस ओवर होने वाला है। तो अब आप समझ गए यार, अब बार बार क्या ही बताना है। दोनों का समेशन आएगा तो हाफ साइड इसका समेशन आएगा और उस हाफ साइड इसका समेशन, दोनों मिलकर इस ट्रायंगल को पूरा फिल कर देंगे। तो क्या दिखेगा, वाई नेट।
समझा या नहीं बताएं। आपको ये दिखने वाला है वहां पर, ये वेव 1 है, ठीक, और साथ में वहां पर वेव 2 भी रहेगी। ये बात समझा या नहीं बताएं। ये वेव 1 आगे जा रही है, ये वेव 2 इधर अंदर की तरफ आ रही है, दोनों सुपर इम्पोज होके पूरा एक ऐसा रेक्टेंगुलर टाइप बना लेंगे। बताएं क्लैरिटी है या नहीं। Yes, sir. समझ आया ना पक्का। तो बीच का डिस्टेंस कितना होगा, अभी गैप 1 सेंटीमीटर पूरा फिल कर दिया है, तो डेफिनेटली ये हाइट कितनी है 1, और रेस्ट जो लेफ्ट राइट है वो भी क्या है 1। क्लियर ना यार, समझा। सो 2.5 पे कितना हो जाएगा, 5 centimeters. डिस्टेंस 2.5 into 2, या स्पीड इंटू टाइम कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर दोनों एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, Point, sir. Completely ओवरलैप, overlap. पूरा कोइंसाइड करेंगे। सो ये हुआ अपना ब्लू वाला वेव, और पूरा ग्रीन वेव डिट्टो इसी से कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक। सो ये ग्रीन वेव आगे की तरफ जा रहा होगा, वाइल ब्लू वेव अभी ये पीछे की तरफ जा रहा होगा। तो दोनों अगर मिल जाएंगे, और देखो एग्जैक्ट ट्रायंगल मिल रहे हैं ना, तो क्या बनेगा इसका मतलब, वेव अभी भी ट्रायंगल ही दिखेगी, बस टिप बदल जाएगा। पहला टिप कितना था, ये 1. 1 सेंटीमीटर। तो अभी डेफिनेटली टिप इसका कितना हो गया है 2 सेंटीमीटर। 2. 2 सेंटीमीटर, क्योंकि बीच के सेपरेशन पे अभी कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। टू द स्केल नहीं है, आप ये ढूंढने मत लगना कि सर ये बेस 2 नहीं दिख रहा, ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाए। समझ आया कि नहीं। Yes, sir. तो यार सुपर पोजिशन है, ये सभी को क्लियर आया कि नहीं, सुपर पोजिशन कैसा होगा, समझा कि नहीं यार बताएं। ओके Yes. ओके, 2 मिनट और लगेगा, एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताना है, रिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रिंग वेव, ऑफ स्ट्रिंग वेव। अगर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रिंग वेव समझना है, तो इसे आप समझ सकते हैं, कंसिडर इट like superposition of, consider it like superposition of two, or consider it like superposition of a similar wave moving from opposite end, मतलब क्या हुआ इसका मतलब देखें। अगर मैं बात करता हूँ कैसे फ्री एंड की, किसकी, पहले फिक्स्ड एंड की बात करते हैं, किसकी, फिक्स्ड एंड। तो फिक्स्ड एंड पे वेव कैसी आती है, उल्टा हो जाती है ना। तो हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा कि अगर ये एक रोप है, ये एक वेव है, ये फिक्स्ड एंड है, क्या है ये कैसा है, फिक्स्ड। इससे आप फील कर सकते हो कि एक वेव बिल्कुल सिमिलर अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। तो अगर आप इससे बोल रहे हो कि दिस इज आवर वेव 1, क्या ये है वेव 1। सो कंसिडर लाइक कि अपोजिट डायरेक्शन से एक और वेव का जो सुपर पोजिशन आने वाला है, वो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो कई बार पता है आपसे क्या क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम। तो आपको क्या कराना है, दोनों वेव का सुपर पोजिशन कराना है, जबकि ये वेव कहाँ जा रही है, आगे, और कंसिडर करना है कि एक अपोजिट वेव आएगी इधर। तो मान लेते हैं कि कुछ टी टाइम बाद दोनों वेव क्या होंगी, मिल जाएंगी। तो फील करो कि सेंटर पर क्या होगा, सुपर पोजिशन। तो ये वेव ऊपर आएगी और ये वेव तब तक नीचे, तो दोनों डिस्प्लेसमेंट क्या होते जाएंगे,
कैंसिल, तो कैंसिल होते जाएंगे तो पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, 0. So then at any time displacement of पॉइंट P क्या आएगा? 0. और इसी तरीके की हमें वेव चूज करनी होती है कि आंसर क्या आ जाए, जो गिवन होना चाहिए वो आना चाहिए। जबकि अगर आप कैसा देखेंगे, फ्री एंड देखेंगे, तो फ्री एंड पे कभी कभी क्या होता है ना, आपसे पूछ लेता है कि ये मान लेते हैं ये फ्री एंड है, फ्री एंड मतलब एक हुक है और उस पे वेव आने वाली है, ठीक है, एक हुक पे वो वेव आने वाली है, वो देखना है हमें। तो बहुत ही सिमिलर क्राइटेरिया है क्या, कि ये हुक पे स्ट्रिंग हैंग कर रही है और यहाँ पर अब वेव आने वाली है, तो मान लेते हैं ये वेव आ रही है। तो पूछ लेते हैं आफ्टर सम टाइम व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस रिंग। सो आपको पता है कि ये बिकॉज ऑफ दिस रेड दिस वेव 1 क्या होगा, ये रिंग कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा ना। तो अगर मैं बात करूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिंग, बट इसकी जो रिटर्न वेव आती है वो तो ऐसे ही जाएगी। तो एट एनी टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिंग मतलब क्या, फ्री एंड, क्या फ्री एंड, याद रखना वो होगा जो अभी हमने सीखा है, क्या y विल बी y1 प्लस y2 और दिस इज वर्किंग एज y1, और जो इसकी एकदम सिमिलर वेव आने वाली है इस डायरेक्शन से, वो कैसी दिखेगी, वो आपको दिखेगी इस तरीके की ही। तो इन दोनों का जो सुपर पोजिशन आएगी वो रिंग को फील होने वाली है, समझा। तो अगर मैं पूछूं आफ्टर t/4, आफ्टर t/4 रिंग का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आपके अकॉर्डिंग तो सिर्फ y1 होना चाहिए था, बट रियल में कितना होगा, 2 टाइम्स होगा, समझ आया ना। आफ्टर t/4, हाँ सर। यस, आफ्टर, ऐसा बिल्कुल लगेगा कि ये दो वेव बस सुपर इम्पोज करने वाली हैं, इस तरीके से वो वेव रिटर्न आती है यहाँ पर। तो आफ्टर t/4, आफ्टर t इज इक्वल टू t/4, आपको लगेगा कि y ऑफ रिंग, आप तो सोचते ही नहीं हो ना, आप तो ये सोचोगे ना कि यहाँ पर तो एक वेव आ रही है, तो आप क्या बोलोगे, t/4 इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, एम्पलीट्यूड जितना, क्लियर, a1 जितना, जबकि क्या आएगा, a1 प्लस a2 जितना। तो आफ्टर t/4 क्या आएगा, y1 भी मैक्स होगा प्लस y2 भी मैक्स होगा, मतलब क्या आएगा, a1 प्लस a2। और मुझे पता है कि हमने ये एज्यूम की है ना, तो ये तो सिमिलर ही एज्यूम की है ना, तो आंसर क्या आएगा, a प्लस a कितना, 2। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन के लिए ध्यान देना है कि 2a क्यों आता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये वेव इधर जा रही है, तब तक उधर से एक वेव आ रही है, इन दोनों का सुपर पोजिशन होता है यहाँ तक। तो t/4 पर ऐसा लगेगा कि ये वेव इधर से है, ये वेव आधी वेव इधर से है, और इन दोनों का यहाँ पर क्या दिख चुका है, रिजल्टेंट। इस तरीके से वेव आपको दिखेगी, इसका और इसका रिजल्टेंट। ओके, ठीक है, चलो यहाँ तक काफी है, सुपर पोजिशन को लेकर चीजें काफी हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे हम सुपर पोजिशन के 3 पार्ट्स, मतलब 3 पार्ट में देखेंगे सुपर पोजिशन कैसे कैसे पूछा जाता है, और उसमें रहेगा क्या, इंटरफेरेंस, बीट्स और स्टैंडिंग वेव, ये 3 सेक्शन देखेंगे। मैंने बताया ये बहुत ही एक अलग टॉपिक टाइप है, सो नियरली 2 लेक्चर्स हमें स्टैंडिंग वेव में ही लगेगा, ठीक है। चले यार, तो आज के लिए इतना काफी है, सबको क्लियर हुआ है यार, एक बार अच्छे से ध्यान देंगे लास्ट वाला कॉन्सेप्ट। काफी कम लोग बचे हैं अभी लास्ट लेक्चर तक में, कोई बात नहीं, जो है उन्हें आगे समझ आ गया होगा चीजों को लेके, कि अगर रिफ्लेक्शन है स्ट्रिंग का किसी फ्री या फिक्स्ड एंड से, तो हमें क्या ध्यान देना है। ओके।
ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए काफी है। हाँ, कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, बाय बाय एवरीवन देन। बाय सर। बाय Bye, sir. बाय बाय।